जब से केपी शर्मा ओली की हुकूमत स्टार्ट हुई है तब से इंडिया और नेपाल के बीच में ताल्लुकात खराब है। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो हमारे पास आया जिसमें कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली की हुकूमत में ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग बैठे हुए हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो वो नेपाली अवाम की मसाइल को यानी उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। आज आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। इंडियन मीडिया यही बात कर रहा है कि ऐसे अनपढ़ जाहिल अगर आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और उनको कुछ पढ़ना तक नहीं आता तो नेपाली अवाम की यानी नेपाल के लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई अनपढ़ जाहिल बंदा आपकी पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत में बैठा हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा, ना उसको पढ़ना आता है ना कुछ कर सकता है, तो आपके मसाइल को आपके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। ये कि ये इंडियन रिपोर्ट्स फिर आपके साथ बात करते हैं कि कैसे इन अनपढ़ जाहिल लोगों की वजह से आपके मुल्क को तबाही की तरफ जाना पड़ता है। रिपोर्ट देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग ये वीडियो देखिए जो आजकल नेपाली सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। समझौता अनुमोदन सम्मेलन इस समर्थन निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुस क्रैक ओइकनिम बोमला यो जुन प्रवृत्ति छ नि नत्र हंसने कुरा वहाँ के थियो। जी हाँ दोस्तों, ये हंसने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, ये सीरियस होने वाली बात है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे लोग नेपाल के प्रतिनिधि सभा में नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेपाल के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खुद की नेपाली भाषा जो लिखा हुआ है वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो नेपाली समस्याओं को क्या बुझेंगे और क्या सच में वो लोग नेपाल के भविष्य के लिए आगे फ्यूचर पर प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। उनकी जो दिमाग है उस बौद्धिक स्तर को छू पाएंगी जो विश्व के सारे देश के जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं अपने देश के लिए। क्या ये लोग वही चीज़ कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अमृता अग्रहरी अपने 30-35 साल की राजनीतिक करियर में लगभग 6 से ज़्यादा पार्टी बदल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 1990 से लेकर 2012 तक नेपाल सद्भावना पार्टी के महासचिव केंद्रीय समिति के सदस्य रही थी। 2012 में मधेसी जन अधिकार फोरम के सदस्य रही। 2012 से 2017 तक राष्ट्रीय मधेसी समाजवादी पार्टी के सदस्य रही। वैसे ही 2017 से 2020 तक राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के समानुपातिक सांसद रही थी दोस्तों। वैसे ही बात करें 2020 से 2024 तक तो वो जनता समाज पार्टी नेपाल के सांसद रही थी। महिला अधिकार समूह के प्रतिनिधि भी वो रही थी। और अभी की बात करें तो वो अभी नेकपा एमाले की सदस्य हैं और वो कभी कभी अस्थायी रूप से सभापति के रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं प्रतिनिधि सभा में दोस्तों। तो ये तो उनकी बैकग्राउंड थी। ऐसे लोग जिन्हें डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना गया वो मंत्री बन जाते हैं। सबसे पहले तो समानुपातिक जो प्रक्रिया है मुझे उसी पर डाउट लगता है। ये खुद नेता लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है कि ताकि अगर जनता उन्हें ना चुने, उन्हें हरा भी दे तो समानुपातिक वोट के कारण वो लोग फिर से एक मंत्री पद पे बैठ जाए, फिर से वो जो नेपाल के पार्लियामेंट है उसमें वो घुस सके। इसके लिए ये समानुपातिक का जो ढोंग रचाया गया है नेपाल में, नेपाल के आप बहुत सारे ऐसे जगहों पे इस तरीके की जो चीज़ें रचाई गई है वो सिर्फ जनता को लूटने के लिए, उन्हें ठगने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे पता चला कि नेपाल में कुल ऐसे 15 से 17 सांसद हैं जो जनता के द्वारा नकार दिए गए थे। चुनाव जो होता है, जो मतदान होता है उसमें हरा दिया था, फिर भी वो लोग समानुपातिक वोटों के कारण वो लोग सांसद भवन में गए और मंत्री का पद भी धारण किया। और इन सभी लिस्टों में सबसे ज़्यादा अगर कोई हार कर भी समानुपातिक वोट से अगर सांसद में गया है वो है नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से 8 लोग जो जनता के द्वारा हरा दिए जाने के बाद भी वो लोग सांसद भवन में गए हैं। तो ये है समानुपातिक वोट का पावर।
अगर वास्तव में एजुकेटेड पर्सन, मैं दोस्तों यहाँ पर मैं किसी पार्टीगत या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करके बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर 100 में 100 कोई स्कोर करता है एजुकेटेड पार्टी के रूप में, तो वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो रवि लामिछाने की पार्टी है। उसके हर एक जो पार्टी मेंबर है वो अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, अच्छे लोग हैं। और मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो जाते हैं नेपाल के जो तराई क्षेत्र को विजिट करने जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लोगों को देखने जाते हैं कि नेपाल के तराई क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। भाई ऐसे ही प्रधानमंत्री की वजह से तो नेपाल डेवलप करेगी। एक समझ में आता है कि बाढ़ी ग्रस्त क्षेत्र में लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर से, देखते हैं कि कितना बाढ़ है, क्या लोग कैसे कैसे जगह पे है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के द्वारा ये लोग जाकर सूखा क्षेत्र देख रहे हैं कि भाई कितने क्षेत्र में रोपाई हुआ है, धान रोपा गया है, कितने क्षेत्र में सूखा है, बाढ़ आया है या नहीं, पानी आया नहीं। भाई आप पब्लिक के लिए सबसे ऊंचे तह पर बैठे हुए जनता में जाकर जनता की परेशानी आपको बुझनी चाहिए, तो आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो। जितना इन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर विजिट करके जो लोगों की समस्या देखने में खर्चा किया, वही खर्चा अगर ये जनता की पानी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते तो शायद 1-2 गांव के लोगों को सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर कल वो नलका वगैरह हलवा देते तो कई सारे लोगों की उत्थान हो जाती, खाने की पानी की व्यवस्था हो जाती। खैर, ये सब बातें देखिए, ये लोग अरबों का व्यू टावर, कितने सारे जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स टावर बना रहे हैं अरबों की लगानी में, जो कि शायद ही नेपाल की ज़रूरत की चीज़ है। 60 अरब 33 करोड़ से भी ज़्यादा लीटर पानी प्रति घंटा नेपाल के 4-5 प्रमुख नदियों से भारत की तरफ जाता है। प्रति घंटा, यहाँ पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ प्रति घंटा 60 अरब से भी ज़्यादा लीटर पानी भारत में जाता है वेस्ट के तौर पे। अगर नेपाल गवर्नमेंट चाहती तो जो ये लोग व्यू टावर बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा अगर सही जगह पे यूज करके नेपाल के हर एक नहर, हर एक गांव में पानी की व्यवस्था कर दिए होते, तो सिर्फ तराई में ही इतना ज़मीन है कृषि के लायक, अगर इतना पानी की व्यवस्था हो जाए तो वो लोग इतना ज़्यादा धान, गेहूँ और सब्जी उगा देंगे कि शायद नेपाल को भारत पर इन सब चीज़ों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। धान, चावल, गेहूं, ये सब चीज़ें, सब्जी वगैरह भी नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा भारत से। तो शायद इन लोगों को लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को मैं सॉल्व कर दूंगा तो मैं किस चीज़ को लेकर फिर आगे वोट मांगूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेपाल सच में इन लोगों के वजह से संकट में है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेपाल से जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, पार्लियामेंट में बैठे ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉब्लम्स लोग आजकल शेयर कर रहे हैं। वो जमाना तो नहीं है कि भाई आप चिट्ठियों पे लिखेंगे, आप लेटर बॉक्स में डालेंगे, लेटर आपके पास आएगा, आपको पढ़ के कोई सुनाए। जब तक आप लोगों की, आवाम की राय या उनके प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन या देखेंगे नहीं या जाके वहां पे देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में बैठे हुए कुर्सी पे तो कोई भी बोल सकता है कि भाई हाँ मुझे ये चीज आती है या मुझे ये चीज नहीं आती है, लेकिन आवाम को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। नेपाल के आवाम को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो इनसे अच्छा है कि आप किसी को वोट ही ना दो, ताकि आपको किसी से गिला नहीं रहे। आप ऐसे बंदे को पार्लियामेंट में या हुकूमत में ला रहे हो जो ना तो पढ़ सकता है ना तो वो कुछ कर सकता है, और आप फिर कहते हो कि हमारे मुल्क में कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में हुकूमत चेंज हो रही है हर कुछ अरसे के बाद। ये हमारे मुल्क में भी है, हमारे मुल्क में भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नेपाल में,